जय हिंद, जय भारत। एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल और इसके ऊपर हर कोई बात करना चाहता है, बल्कि ये कहें कि बात ही नहीं, इसके ऊपर तो लड़ाई, बहस, रेजिग्नेशन और सारी एक नई पार्टी की फॉर्मेशन भी हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीट के पेपर लीक की। तो ऐसे इंसिडेंट को पहली बात तो हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक्चुअली एनालिसिस है क्या। दूसरी चीज, मैं ये वीडियो आप लोगों से पहली बार ऐसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। अपनी कोई भी आप आइडियोलॉजी या फिर आप कोई भी पक्ष लेने के लिए या कोई भी चीज को समझने से पहले सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य रखने जाऊंगा जो हो सकता है अब तक आपका जो नजरिया हो देखने का इस पूरे पेपर लीक को, वो पूरा का पूरा नजरिया बदल जाए। इसके बाद आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं मेरे बताए हुए फैक्ट्स और एनालिसिस। हो सकता है आपके एनालिसिस से गलत हो, और इसके बाद आप मुझे समझाइएगा कि जो भी मैं बातें रख रहा हूं क्या ये पॉसिबिलिटी है या एनालिसिस में कहीं कोई कमी है। तो हम शुरू करते हैं बात नीट के पेपर लीक की, और हम डेट वाइज एक एक चीज थोड़े इंसिडेंट वाइज समझेंगे। आप जानते हैं भारत एक ऐसा देश है जहां पे किसी भी तरीके के सिविल वॉर या कम्युनल वॉर कराना या किसी भी एक पार्टी को खड़ा करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भेदभाव इतने हैं चीजों में कि आप किसी भी चीज को लेके ट्विस्ट करके, घुमा के, कुछ ऐसे इंसिडेंट करके आप लड़वा सकते हैं। खैर, ये तो बात रही, आप बोल सकते हैं प्योर फिलॉसफी है या फिर ये मैं हवा में बातें कर रहा हूं। तो मैं आपको चेन ऑफ इवेंट समझाता हूं जिसको समझना बहुत क्रूशल है आपके इस एनालिसिस के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेट वाइज एनालिसिस, जो मैंने नोट कर रखा है कि 24 मार्च 2026, इसमें हमारी सोनिया गांधी जी जो हैं वो सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। एक चीज तथ्य के हिसाब से जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब जब सोनिया गांधी जी सर गंगाराम हॉस्पिटल में गई हैं तब तब कोई ना कोई एक प्लेबुक जो है वो एक्टिव हुई है। तो 24 मार्च 2026 को वो सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। 3 मई को जो पप्पू गांधी जी हैं हमारे, राहुल गांधी, वो आपको ओमान में मिलते हैं। ठीक है, यानी कि 4 मई 2026 में वेस्ट बंगाल का इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था। लेकिन पहली बात तो उस इलेक्शन में आपने साफ देखा कि राहुल गांधी टीएमसी के ही अगेंस्ट हो गए, एक तरीके से बीजेपी की उन्होंने कैनवेसिंग कर दी। और 4 तारीख के रिजल्ट से एक दिन पहले, जहां हर पार्टी का जो एटलीस्ट मेन लीडर है उसको बहुत आतुरता से रहता है कि मैं देखूं क्या है, उन्हें पता है कि जहां बीजेपी और टीएमसी और बाकी सारी पार्टियां और पूरे देश दुनिया का जो जो इस समय अटेंशन है वो सारा उस रिजल्ट पर है, वहीं पर राहुल गांधी 3 मई को ओमान के एक कैफे में मिलते हैं वेस्ट बंगाल के रिजल्ट से सिर्फ एक दिन पहले, 3 मई 2026। अब बात करते हैं अगली डेट की जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे एनालिसिस में, वो है 15 मई 2026 का एक डेट। इसमें एक सर्कुलर इशू होता है जिसमें कहा जाता है कि भारत में अब से जो एनसीईआरटी का जो सीबीएसई का सिलेबस है उसमें कम से कम 3 लैंग्वेजेस सीखना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस जो होंगी, 3 में से 2 लैंग्वेजेस वो इंडियन लैंग्वेजेस होनी चाहिए। वो आपकी रीजनल मराठी, गुजराती, बिहारी, आसामी, उड़िया, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। और एक लैंग्वेज आप अपनी बाहर की, इस देश के बाहर की, वो चूज कर सकते हैं। याद रखिएगा ये 15 मई की ये डेट है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सारे चेन ऑफ इवेंट्स को आप जब मिलाएंगे तो आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पाएंगे। 16 मई को, 15 मई 2026 में ये सर्कुलर नोटिस होता है, और 16 मई 2026 में कॉकरोच जनता पार्टी की फॉर्मेशन होती है। ठीक, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने का। 6 जून 2026 में यहां पर जंतर मंतर पर एक एनआरकी लेवल का प्रोटेस्ट जो है उसको बनाने का प्रयास किया जाता है। हालांकि वो प्रयास जो है वो विफल हो जाता है। वो क्यों होता है, उसके पीछे पूरा इंटरनल एजेंसीज ने उसमें खेल क्या खेला, गृह मंत्रालय की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से उसमें क्या खेल खेला गया, उसको भी अब हम समझते हैं। आपने देखा जो कॉकरोच जनता पार्टी की जो फॉर्मेशन हुई उसमें जो उनके 22 मिलियन या समथिंग जो भी उसमें फॉलोअर्स हैं, उसमें मेजोरिटी जो है वो आईएसआई के सोशल मीडिया वॉर रूम के जो हैं, ऑलमोस्ट 50-60% जो उसमें फॉलोइंग है वो आईएसआई की वॉर रूम, सोशल मीडिया वॉर रूम की फॉलोइंग है। यानी कि ऐसे अकाउंट्स जो एंटी इंडिया नैरेटिव चलाने के लिए बिल्कुल तत्पर है। अब नीट का पेपर जो है वो लीक होता है। ठीक, इस सब के बीच में उसकी अभी हम डेट की बातें करेंगे, लेकिन आपको ये क्रोनोलॉजी बिल्कुल समझ में चाहिए कि ये कब हुआ। अब नीट का पेपर जो वहां पर लीक होता है, क्या सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? अभी भी आप कह सकते हैं कि हो सकता है कोइंसिडेंस है, तो मैं आपको और बहुत सारे
फैक्ट्स बताने जा रहा हूं जिनके बिहाफ पे आप अपनी नई स्टोरी जो है वो फॉर्मेशन करते जाएंगे। आप एक चीज देखिएगा कि इससे पहले कॉकरोचेस की कोई डिमांड नहीं थी, ठीक है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी की सिर्फ और सिर्फ जो डिमांड्स हैं, वो डिमांड एक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। अब मैं यहाँ पे एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, मैं भी इस पूरे पक्ष में हूं कि उनके अगेंस्ट बहुत हार्ड इंक्वायरी, रेजिग्नेशन उनका, फायरिंग या फिर ये सब हो, लेकिन उनके रेजिग्नेशन के पीछे ये लोग इतना क्यों पड़े हैं? ठीक, इसको नीट पेपर लीक से जोड़ के, क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है थोड़ी देर के लिए हम न्यूट्रल होकर, हम निष्पक्ष होकर एक चीज सोचते हैं, अभी भूल जाइए कि कॉकरोच पार्टी बेकार है, अच्छी है, या ये एंटी इंडिया मूवमेंट है या क्या है, इस चीज को सब साइड रखते हैं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर एक्सटर्नल एजेंसीज चाहें, आप जानते हैं भारत एक बहुत क्रिटिकल स्टेज में है जहां वो विश्व गुरु बनने की कगार पे जा रहा है, ठीक है, वहां पर अगर एक्सटर्नल एजेंसीज आप होते, आपको भारत के अंदर एनआरकी लेवल का कुछ प्रोटेस्ट, आपको सिविल वॉर करानी होती, तो आप उस हिसाब से सोचना शुरू करिए कि क्या प्लेबुक आप रखी जाती। ऐसे मान के चलिए कि कुछ एजेंसी के इंटरनल लोग जो हैं वो अगर आपके कंट्रोल में हैं, जिन्होंने पेपर लीक करवाया, उनसे पेपर लीक जब करवाया गया उससे पहले के और उसके बाद के इवेंट्स एक सुई में अगर आप एक धागे में पिरोएंगे तो आपको एक अलग लेवल की पिक्चर दिखेगी, क्योंकि आपने बहुत आइसोलेटेड इवेंट्स देखे हैं लेकिन किसी ने इनको एनालाइज नहीं करा। अब बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स की। अगर हम एक चीज और देखें तो धर्मेंद्र प्रधान जी की डेस्क पर इस समय 4 बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो पेंडिंग हैं अभी। वो 4 इंपॉर्टेंट डिसीजंस क्या हैं और इसी समय उनके रेजिग्नेशन की क्यों बात करी जा रही है? क्योंकि अगर वो 4 डिसीजंस फुलफिल हो जाते हैं तो उससे लॉस किसका होगा, हमें ये समझना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई एक ऐसी चीज है, कोई एक ऐसा इंसिडेंट है कि अगर वो 4 डिसीजन जो मैं आपको अभी बताऊंगा वो फुलफिल हो जाते हैं तो किसी भी तरीके से जो एंटी इंडिया फोर्सेस है वो उसको रोकना चाहेंगे। अब वो 4 डिसीजन हैं क्या? उनमें से पहला डिसीजन जो पेंडिंग है वो है कि एनसीईआरटी की क्लास 9 से क्लास 12 तक की जो एक नई मैथमेटिक्स है, एक नया मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसमें सुलभ सूत्र की, ठीक है, सुलभ सूत्र का इंट्रोडक्शन करा जा रहा है। इससे क्या होने वाला है, इससे एक बहुत बड़ी थ्योरी की मैथमेटिक्स के, अभी आपने जब पाइथागोरस पढ़ी उसमें ग्रीक को सारा श्रेय मिलता है, आपने जितनी भी अब तक की मैथ पढ़ी उसमें सारे ग्रीक फिलोसफर या फिर आइंस्टीन, और ये सब मैथ नहीं फिजिक्स के मैं बता रहा हूँ, लोग कमेंट कर देंगे छोटी सी बात पकड़ के वो मैथ में है ही नहीं भाई। आप चाहे आइंस्टीन में पकड़े हैं, आप चाहे फिर फिजिक्स में जाए तो एप्पल ने, न्यूटन, ये सारे लोग जब आते हैं तो आप देखते हैं कि सारा श्रेय जो है वो हमेशा वेस्टर्न स्कॉलर्स को मिल जाता है और इंडिया का कहीं तक दूर दूर तक, जो इनफैक्ट मैं इस चीज को बहुत प्राउडली कहूंगा और आपको अगली आने वाली कुछ वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंटली पूरे फैक्ट्स के साथ दिखाऊंगा कि सारी मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, कुछ भी साइंस हो, इसका जनक हमेशा से हिंदुस्तान रहा है, लेकिन उसको डिस्क्रेडिट करके वेस्टर्न्स को इसका क्रेडिट दिया गया। लेकिन यह बात सिर्फ क्रेडिट की नहीं है, इससे अभी आगे और क्या लॉस होगा उस बिहाफ पे आप फिर एनालिसिस समझिएगा। तो सबसे पहला डिसीजन की एनसीईआरटी की 9 से 12 में सुलभ सूत्र का इंट्रोडक्शन करा जाना, जिससे कि मैथमेटिक्स की पूरी डेफिनेशन बदल जाएगी। हिस्ट्री में अब तक आप पढ़ते आए हैं, आप लोगों के दिमाग में भरा गया है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी, यानी कि आर्यन रेस होती थी जो जिन्होंने इन्वेड किया भारत को, और उसके बाद जब आर्यन रेस ने इन्वेड किया तो हम लोग जो हैं आर्यन रेस के हैं और नीचे साउथ इंडियन लोग वो द्रविडियन रेस के हैं, जिस बिहाफ पे मैंने आपको एक अपने लाइव सेशन में भी बताया था कि कैसे एक फॉल्ट लाइन क्रिएट करके डिवीजन क्रिएट किया गया। ठीक है, तो एक यहाँ पे आर्यन इन्वेजन थ्योरी को कंप्लीटली डिस्क्रेडिट करके यहाँ पे जो ओरिजिनल विद प्रूफ सिंधु सरस्वती जो सिविलाइजेशन है उसका इंट्रोडक्शन करना है। चौथा एक जो बहुत बड़ा डिसीजन है, जो कि 15 मई से 26 मई के बीच में एक सर्कुलर इशू हुआ है, जो मैंने आपको बताया 15 मई 2026 में जो सर्कुलर इशू हुआ है 3 लैंग्वेजेस का फ्रॉम क्लास 9th, ये आपको पहले मैं बता चुका हूं। और एक चौथा डिसीजन, राधा कृष्णा कमेटी बनने जा रही है। ये राधा कृष्णा कमेटी का जो काम है, इनका काम ये था कि ये रीफैक्टर या फिर रीऑर्गेनाइज करने जा रहे थे एनटीए को, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, जिसके तहत
अभी ये सारा काम सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज का सिंपल अर्थ होता है कि एक मेन हेडक्वार्टर होगा या एक मेन यूनिट होगी जिससे बाकी सब गवर्न होंगे। यानी कि उन चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना, अगर आपने सेंट्रल अथॉरिटी में या हेडक्वार्टर में आपने किसी तरीके की सेंध लगा ली या खराब कर लिया, पेपर लीक हो गया, दैट मीन्स आप पूरे ऑल ओवर इंडिया का पेपर को जो है लीक कर सकते हो। तो राधा कृष्णा सोसाइटी में एक बहुत बड़ा एनटीए में रिफॉर्म होने जा रहा था, जिसके थ्रू, और ये पेंडिंग रिपोर्ट्स हैं, जिसके थ्रू एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर जो है वो खत्म हो जाएगा। दूसरी, आपकी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्जाम, टेक और सब कुछ जो है वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि एक जगह बाध्य ना रह के अब ये अलग अलग जगह होंगे। और पांचवा डिसीजन जिसके ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंटली काम कर रहे थे और ऑलमोस्ट काम हो ही गया था, वो था एआई जैसी टेक को, रिवोल्यूशनरी टेक को बच्चों के सिलेबस में लेकर आना। ये मैंने अपने पहले एक वीडियो में, रील में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझाया था। पिछली वीडियो में अगर आप देखेंगे मेरी जाके, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझ में आएगा, जिसमें मैंने क्लियर कट आपको समझाया था कि पूरा का पूरा जो है एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए ये अब सारी मुहिम चल रही है भारत सरकार की तरफ से, जो आप लोगों की हमेशा से डिमांड रही है, एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए, क्योंकि हम वेस्टर्न टेम्पलेट का एजुकेशन सिस्टम नहीं ले सकते। और जब उसके ऊपर अब हम काम कर रहे हैं तो ऑफकोर्स है उसके बीच में रोड़े लाने हैं। अभी आज ही की लेटेस्ट न्यूज में, आज या कल की, और ये मैं 6-7 जून के आसपास की बात बता रहा हूं, आप देखिएगा कि कैसे इन्होंने सोनम वांगचुक को प्रपोज किया है कि उसको न्यू एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए। आप देख रहे हैं कि ये किधर की डायरेक्शन में जा रहा है। वहां उसका रेजिग्नेशन लेना, उसके ऊपर प्रोटेस्ट करना, एक आड़ लेके, और उसमें सोनम वांगचुक को, जिसके ऊपर ऑलरेडी मल्टीपल केसेस चल रहे हैं, ठीक है, उसको वहां का एजुकेशन मिनिस्टर बनाने की डिमांड रखना। अब थोड़े और फैक्ट्स की बात करते हैं। अगर ये 4-5 डिसीजंस कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा लॉस होगा किस पे और कितने पैसे का लॉस होगा, इसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो लॉस होगा वो हार्वर्ड, एसओएस लैंड, कोलंबिया, शिकागो, ऐसे जन न जाने कितनी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका लगभग लगभग जो ये सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ऑलमोस्ट अगर ये सारे डिसीजंस रुक जाते हैं तो 500, अगर ये हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो 500 मिलियन यूएस डॉलर्स का उन्हें झटका लगेगा। यहीं पे बात नहीं रुकती। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में इस समय जितने भी इंडियन छात्र जाके पढ़ रहे हैं, और मैं अभी इसमें बाकी एशियन कंट्रीज को काउंट नहीं कर रहा हूं, चाइनीज और ये, सिर्फ और सिर्फ इंडियन छात्रों की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स जो वैल्यू आती है 1.8 मिलियन स्टूडेंट्स जो है वो इंडियन है, जिससे टोटल रेवेन्यू पर ईयर जो जनरेट होता है वो 3.7 बिलियन डॉलर्स का जो एक रेवेन्यू है वो जनरेट होता है। तीसरा, कोचिंग का एक बहुत बड़ा माफिया है, जो कि आपको बहुत ज्यादा डराया धमकाया जाता है, जिसमें कई बच्चे जो हैं बेचारे सुसाइड भी करते हैं, क्योंकि इस तरीके का भारत के अंदर हवा बनाया जाता है कि अगर आप आईआईटी या नीट या ऐसे एग्जाम, या फिर अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू, कंपटीशन इतना कट थ्रोट है कि आपने पास नहीं किया तो आपका जीवन बिल्कुल बेकार है। ये एंजाइटी, ये इस तरीके की मेंटेलिटी लेकर आना, इतना हार्ड कोर आपके वहां पे कंपटीशन पुश करके, आपको एक दिन समझ में आएगा कि कोचिंग इंडस्ट्री का पूरा नेक्सस कैसे काम करता है। इनकी जो इंडस्ट्री की अगर आप कॉस्ट निकालें, ऐसे बहुत सारे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि जो करंट इंडस्ट्री जो है इसका 58,000 करोड़, यानी कि 58,000 करोड़ जो इसकी इंडस्ट्री की वर्थ है, और जो प्रोजेक्टेड इसकी वैल्यू है वो सन 2028 में बताई गई है 1,34,000 करोड़। आप समझ सकते हैं, 1,34,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री, इससे पहले 1.8 मिलियन छात्रों के साथ 3.7 बिलियन यूएस डॉलर की ये इंडस्ट्री, अप्रॉक्स 500 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो सारे लेफ्टिस्ट इसमें करा गया है। फिर आपके चौथा, एनजीओ का नैरेटिव, जिसमें ऑलमोस्ट 35, जिसमें सब कुछ मिला के जो इन्होंने अपना सारा इन्वेस्टमेंट किया है एनजीओ से, जिन्होंने यहाँ पे लेफ्ट में अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, स्टूडेंट्स और ये सारा नैरेटिव बिल्ड किया गया है, सब कुछ आप अप्रोक्स अगर कॉस्ट करें तो ये 4-5 डिसीजन अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो इससे इस इंडस्ट्री के नेक्सस को 35 बिलियन यानी 35 बिलियन यूएस डॉलर का एनुअली रिस्क आता है। ठीक, और ये सारी चीजें जो हैं आप समझ सकते हैं, एक नए एकेडमिक ईयर की शुरुआत अगस्त के अप्रॉक्स होती है।
2-4 दिन आगे पीछे डेट होती है। लेकिन अगर आप देखें, आप किसी भी तरीके की बैचलर्स करें, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम मतलब सबसे कॉमन अगर हम देखें तो जैसे बीटेक है, तो आप जानते हैं अगस्त में इसकी शुरुआत होती है। तो मई जून एक परफेक्ट टाइम है जहां बच्चों के एग्जाम्स हैं। उन एग्जाम्स में ये सारे डिसीजंस अपने नेक्स्ट एकेडमिक ईयर शुरू होने से पहले अगर आप अड़ंगा डाल दें तो आप लोगों का ये जो लॉस आ रहा है ये किसी हद तक कवर हो जाएगा। अब ये एनालिसिस देख के शायद आपको कुछ फैक्ट्स मिले होंगे, क्योंकि अब तक जितने भी लोगों ने इसके ऊपर बात करी सबने हवा में ये बेकार है, वो बेकार है, नीट का पेपर लीक हुआ, हमें क्यों नहीं रेजिग्नेशन देना चाहिए। भाई मैं आप लोगों के साथ हूं, लेकिन फिलहाल वो रेजिग्नेशन वाली जो चीज है उसको साइड रखते हैं। हमें डीप एनालिसिस ये करना है कि रेजिग्नेशन अभी क्यों मांगा जा रहा है और इसी टाइम पर क्यों मांगा जा रहा है, और क्या अब हमें से समझ में आ रहा है कि क्या ये पेपर लीक जो हुआ ये एक जानबूझ के षड्यंत्र के तहत हुआ। इससे इससे भी एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझा देता हूं। सन 2021 का, ठीक, हम और पैटर्न सब जब डिस्क्लोज करते हैं तो सन 2021 की एक खबर है जहां पर एसएफआई की एक लेफ्टिस्ट थ्योरी जो है वो चलती थी, जिसमें उन्होंने सलाफी जिहादिज्म जो कि एसएफआई में पढ़ाया जाता है, उस सलाफी जिहादिज्म को सन 2021 में खत्म करके रेड एंड ग्रीन अलायंस के नाम से नया सब्जेक्ट और नई चीज पढ़ाई गई थी, जिससे वहां की लेफ्टिस्ट लॉबी को एक बहुत बड़ा धक्का लगा था। और ये सफाली जिहादिज्म हटा के जो ये रेड और ग्रीन अलायंस की जब बात करी गई थी, यूनिवर्सिटीज में इसको लेकर आया गया था, इससे सबसे बड़ा नुकसान जो है वो लेफ्टिस्टों को हुआ था। तो अब आप समझ सकते हैं एक और रीजन कि क्यों वो धर्मेंद्र प्रधान के पीछे पड़े हैं, क्योंकि वो बहुत पहले उनको एक बहुत बड़ी चोट दे चुके हैं। आई एम प्रिटी श्योर अब तक जो मैंने आपको वीडियो में बताया, वीडियो भले ही बहुत लंबी है लेकिन इसमें बताई हुई जानकारी ना तो अब तक लोगों में कहीं आई है। सारी जानकारी जो है वो सिर्फ चिल्ला चिल्ली के ऊपर कि इनको हटना चाहिए, उनको आना चाहिए, पेपर लीक हो गया है। लेकिन ये पेपर लीक एक्चुअल में आप सूत्र, अब अगर सारी मैंने आपको डेट हर एनालिसिस समझाया, अब उसको अगर आप पिरोते चले जाएंगे तो आपके सामने एक बहुत अच्छी कहानी आए। मैंने आपके सामने सारे फैक्ट्स रख दिए हैं। कुछ 2-4 चीजें और बात कर लेते हैं जो इस केस में अभी हुई हैं, जैसे कि पीवी कुलकर्णी साहब, जिनका नाम है इसमें, जो एक्यूज्ड है इस नीट का पेपर लीक करने में, उनकी 4 मंजिला बिल्डिंग जो है उसको ध्वस्त कर दिया गया है। ये महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट की बात है, क्योंकि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, अनऑथराइज्ड बेसमेंट और आरसीसी के पिलर लगाए गए थे, और वो नीट के पेपर लीक में भी उनका नाम है। ठीक, दूसरी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें यहां देखने के लिए मिला कि 6 जून को कितने खूबसूरती से होम मिनिस्ट्री में इसने खेल खेला। एक्चुअल में अगर आप कहीं भी पीसफुल प्रोटेस्ट जैसे कि जंतर मंतर पे करने जा रहे हैं तो आपको 1 हफ्ते का नोटिस देना होता है पुलिस को कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, तब आपको वो अप्रूवल मिलता है। 5 जून तक ये कोई अप्रूवल नहीं था, क्योंकि पूरा खेल जो था वो ये था कि 6 जून को हम पहुंचेंगे, हम अप्रूवल मांगेंगे, सीधे वहां से एयरपोर्ट से वहां जाएंगे, हम पुलिस थाने में अप्रूवल मांगेंगे, अप्रूवल में कुछ एलिमेंट्स होंगे जो तोड़फोड़ करेंगे, जैसे ही वो तोड़फोड़ करेंगे पुलिस ऑब्वियसली उस पर रिएक्ट करेगी और हमें तुरंत एनआरकी का यूज करना है, वहां पे शुरू कर देंगे। वीडियो बनाई जाएंगी कि देखो पुलिस हमारे यूथ पे कैसा अत्याचार कर रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, भारत के अंदर जो धुरंधर बैठे हुए हैं वो किसी से कम है क्या? भारत के अंदर जो धुरंधर हैं वो इस चीज को, एजेंसीज का इस पर बहुत अच्छे से निगाह थी। उन्होंने इस पूरे गेम को देखा, हर चीज को समझा। 5 जून तक कोई भी प्रकार की उनको परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि मांगी नहीं गई। 6 जून को तुरंत जैसे ही वो लैंड करे, अभिजीत दिपके जो है वो लैंड करा, इस प्रोटेस्ट को तुरंत परमिशन दे दी गई होम मिनिस्ट्री द्वारा, जिसमें वो भी बहुत कंफ्यूज हो गए, क्योंकि अब उनका पूरा प्लान ही चौपट हो गया था। उनका पूरा प्लान इस पर आधारित था कि वहां से उनको परमिशन नहीं मिलने वाली है और यहीं से उनकी एनार्की का एक कारण शुरू होता। लेकिन ये तो पूरा गेम ही पलट गया। अगर आप पहले दे देते तो एक नया गेम प्लान शुरू करा जाता, अगर आप परमिशन नहीं देते तो ऑलरेडी आपकी प्लेबुक रेडी थी। लेकिन 6 जून को सीधे सीधे उसी दिन जब आप अपना प्लान पूरा सेट करके आए हैं और उसी दिन आपको परमिशन दे दी गई। अब आप कंफ्यूज हो गए कि ये क्या हुआ, आपको प्रोटेस्ट की खुली छूट मिल गई। लेकिन अच्छा, उसमें भी अब हम फैक्ट्स देखते हैं। 22 मिलियन 22.2 मिलियन लोग
कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया 50% लोग जो हैं वो आईएसआई का सोशल मीडिया का वॉर रूम जो है उससे एसोसिएटेड हैं। अभिजीत, और इसके जो ट्विटर है यानी कि एक्स, उस पर 248 के यानी 2,48,000 के अराउंड फॉलोइंग है, लेकिन लगभग 10,000 के आसपास की गैदरिंग थी जंतर मंतर पे। 10,000 की गैदरिंग में 8,000 तो वहां पे यूट्यूबर्स थे जो एक दूसरे को माइक दे दे के वहां पे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि भाई बताओ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। 1,000 बेचारे पुलिसकर्मी थे जिनको अपने संडे की अपनी ड्यूटी पे आना पड़ा, अपना छुट्टी का दिन छोड़ के उनको ये फालतू की ड्यूटी देनी पड़ी। और 1,000 के मात्र वहां पे प्रोटेस्ट थे जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्टेंट थे। उनमें भी आपने सारा खेल देखा, जिसमें से कुछ चुनिंदा महानुभावों के मैं नाम लेना चाहूंगा। जैसे कि वहां पे एक उज्जवल नाम का लड़का लड़की, आई डोंट नो वो क्या है, वो बहुत हिट हुए। आपने उनकी शर्ट पे देखा कि वो किस तरीके की शर्ट पहन के आए हैं। वो कितने ही अब जस्टिफिकेशन देते रहे कि इट्स नॉट कि मैंने स्पेसिफिकली चूज नहीं किया, वो रैंडम शर्ट उठाई थी, बट रैंडम भी उठाई थी तो आपने देखा वो किस तरीके का, वो अभी कॉलेज में भी नहीं गया है वो बच्चा। और आपने उनके प्रोटेस्टेंट्स के तरीके देखे, आपने वहां के उनके एंटी इंडिया स्लोगन देखे, आजादी चाहिए हमें। उमर खालिद का वहां बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखा आपको। एक बेशरम बुढ़ा आपको वहां पे दिखा जो अभद्र तरीके से उमर खालिद का सपोर्ट कर रहा था, और एक जो यंग वहां पर फीमेल थी, लड़की थी, उसको क्या किस तरीके के वो डायलॉग बोल रहा था कि उसने तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं किया, आपने वो भी देखा। आपने बहुत सारे वहां पे अजीब कॉकरोच देखे। मैं इन कॉकरोचों को एक चीज बोलना चाहूंगा, ये मेरे पर्सनल थॉट है और आप इससे सहमत हो तो बताइएगा। ये वो धरती है जहां आपके एंसेस्टर्स, आपके बाप दादे, आप इस धरती ने वीर सपूत दिए हैं, चाहे भगत सिंह जैसे हों या उससे पहले छत्रपति शिवाजी महाराजे जैसे हों या फिर श्री महाराणा प्रताप जी जैसे हों। ये ऐसी भूमि है जहां पे ऐसे ऐसे लोग निकल के आए हैं, और आप एक किसी के दिए हुए स्लोगन की तुम कॉकरोच हो, किसी की एक कही हुई टिप्पणी सटायर को, आपने उस सटायर को सच लेके आप अपने आप को कॉकरोच बताते हो। अब आप इसको नाम दोगे कि ये तो हमने सटायर में अपने आप को कॉकरोच कहा है, लेकिन अपने आप को कॉकरोच बोलना, ये मुझे समझ नहीं आता। ये सटायर में या किसी भी एंगल में, ये किस एंगल से आप अपने आप को प्राइड फील करा रहे हो? आप अपने पूरे पुरखों की, सारे बाप दादाओं जिन्होंने आपके लिए लड़े हैं, जो मर मिट गए हैं इसलिए कि ये नई जनरेशन जो है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, वो सही से और अच्छे से और आजादी से रह सके, उनका नाम आप कॉकरोच अपने आप को बता के, जिस धरती के वीर पूत सपूत वीरांगनाएं अपने आप को कहती हैं कि हम शेर के बच्चे हैं, तुम अपने आप को कॉकरोच बता रहे हो, और तुम इसमें सटायर फील कर रहे हो, और तुम इसमें प्राउड फील कर रहे हो। मैं बहुत दुखी हूं इस बात से कि ये भारत की स्थिति आ गई है। खैर, एक और फैक्ट की बात करते हैं जाते जाते। कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स हैंडल जो है, उसमें एक बड़ी रोचक बात अभी निकल के आई है कि उस हैंडल से, और मैं स्पेसिफिक डेट के साथ आपको बताता हूं, जो कुछ ट्वीट्स किए गए थे वो ट्वीट्स अब डिलीट हो गए हैं। इस ट्वीट से आपको समझ में आएगा कि खेल आखिर चल क्या रहा है। आप जानते हैं एक्स पे या इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे आप अपने हैंडल्स का नाम बदल सकते हैं। इससे पहले जो हैंडल ऑपरेट होता था उसमें स्पेसिफिक 1 जुलाई 2023 को एक ट्वीट आता है जिसमें अखिलेश यादव की फोटो डाल के बोला जाता है हैप्पी बर्थडे पापा। और दूसरा ट्वीट है 13 जुलाई 2022 का, जिसमें अपने मम्मी को हैप्पी बर्थडे विश किया जाता है। और ये विश करने वाला खुद अखिलेश यादव और उनकी धर्म पत्नी का पुत्र है। इसका मतलब है कि ये हैंडल वहां से ऑपरेट हो रहा था। अब ये हैंडल कॉकरोच जनता पार्टी के हाथ में है। आई थिंक ये सारे फैक्ट्स जितने भी मैंने बताए, वीडियो 25 मिनट के लगभग की हो गई होगी, लेकिन मैंने आपको जितने भी फैक्ट्स बताए, इन सारे फैक्ट्स को अगर आप पिरोकर देखें तो आपको एक चीज बहुत क्लियर समझ में आएगी कि ये एक सेपरेट डिबेट है कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होना चाहिए और ये सिस्टम का एक फेलियर है या नहीं है, जो कि है। सिस्टम का 100% फेलियर है, क्योंकि 22 लाख बच्चे इस नीट पेपर को ना दे पाए जो इससे इफेक्ट हुए हैं। मैं उनके साथ हूं पूरा। लेकिन क्या ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है कि स्पेसिफिकली सोनम वांगचुक को नया एजुकेशन मिनिस्टर लाना, पुराने धर्मेंद्र प्रधान
जिन्होंने 2021 से उनको चोट देते आ रहे हैं, और कुछ ऐसे डिसीजंस जो भारत की इतिहास जो है और एजुकेशन सिस्टम को बदलने वाले हैं, इसमें किस तरीके की कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है। आई होप इस एनालिसिस के बाद आपको ये पूरा नीट एग्जाम और कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा नेक्सस और ये चेन ऑफ इवेंट्स एक एनालिसिस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है तो इतने ध्यान से मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आधी अधूरी खबरें ना पहुंचे और देश के हर किसी के पास सही खबर विद फैक्ट्स जानी चाहिए, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, ताकि उनकी ओपिनियन अब आप लोगों के सामने और उनकी सच्चाई आप लोगों के सामने उजागर हो जाए। जय हिंद, जय भारत।